गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास एचएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा जीके और प्रैक्टिस सेट रहेगा 16, यानी कि जो 15 प्रैक्टिस सेट है वो हम अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर करवा चुके हैं। अगर कोई भी हमारा स्टूडेंट नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी जो 15 प्रीवियस ईयर की क्लासें हैं, प्रैक्टिस सेट है, उनको जाके देख सकता है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो चलिए इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर कि जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सभी इसके बारे में मेरे को आंसर करेंगे कि भाई जो चौधरी देवीलाल अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है वो हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रम भूषण पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में बताएंगे और इनकी राशि क्या रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे हरियाणा का कृषि विपणन और मार्केटिंग बोर्ड है, क्या कृषि विपणन और मार्केटिंग बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था। कृषि विपणन और मार्केटिंग बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, ये बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी है एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। और एक योजना आती है हमारे पास मेरा पानी मेरी विरासत। कौन सी योजना? मेरा पानी मेरी विरासत। इस योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बताऊं आपको किसके बारे में, तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसको मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी राशि जो रहने वाली है वो 1 लाख रुपए रहेगी। कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए। अगर मैं मुख्यमंत्री श्रम भूषण पुरस्कार की बात करूं तो ये पुरस्कार भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसकी जो राशि रहेगी वो कितनी रहेगी? 50,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 अगस्त 1969। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कई बार पेपर में रिवाइज हुआ है ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड जिसका गठन 1 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका कभी आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो ये हेडक्वार्टर हमारे चंडीगढ़ में रहेगा। कहां पे रहेगा? चंडीगढ़ में। वैसे तो आप देखते हो बहुत सारे निगम और बोर्डों के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे कहां पर है? पंचकुला में, लेकिन इसके लिए ध्यान रखेंगे कहां पे रहेगा ये? चंडीगढ़ में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। मेरा पानी मेरी विरासत बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसकी शुरुआत हुई थी मई 2022 में। कब हुई थी? मई 2022 में, ध्यान रखेंगे। और इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने थे उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई थी? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम था मनिका शोकंद। कौन बनाए गए थे? मनिका शोकंद। क्या था मेरा पानी मेरी विरासत है? तो इसके बारे में बात करें तो ये जल के बचाव के लिए जो हरियाणा सरकार है योजना लेके आई थी, यानी कि इसमें बाजरा और धान, अगर कोई भी जो किसान है वो बाजरे और धान की फसल को अगर ड्रॉप करेगा उसको हरियाणा सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। बाजरे की फसल को अगर कोई स्किप करता है तो 4,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा और धान की फसल के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। डायरेक्ट किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। इसके अलावा चारा बिजाई योजना को लेके आने वाला भी कौन?
तो वो भी हरियाणा सरकार थी, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, अब था हमारे पास जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। इस कृषि उत्पादन के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों में आप कंपैरिजन कर लेना, तुलना करके इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस स्थान पर हीरो होंडा जो हमारा मोटरसाइकिल का निर्माण है वो होता है? देखो, इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, हीरा होंडा मोटरसाइकिल जो उद्योग है वो कहां पे रहेगा? वो हमारा रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी एचएससी ने बहुत बार पूछा, लेकिन अब की बार तो डिस्ट्रिक्टों के नाम दे दिए। एक बार हमारे पास धारूहेड़ा और रेवाड़ी दोनों ऑप्शन में था, क्या? धारूहेड़ा और रेवाड़ी। तो ध्यान रखेंगे, ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, ये हमारा कहां पे रहने वाला है? धारूहेड़ा में रहने वाला है। लेकिन इतने से आपको काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है और बहुत सारे उद्योग अपने हरियाणा में है। जैसे कि हमारे पास एक उद्योग है चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। कौन सा उद्योग है? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। ये हरियाणा में कहां पर रहेगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास आता है बेनेटन कंपनी उद्योग, ठीक है। तो जो हमारी बेनेटन कंपनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेनेटन कंपनी है ये कब स्थापित हुई थी और ये क्या बनाती है बेनेटन कंपनी, इसके बारे में बताएंगे। एक हमारे पास आती है लाख की चूड़ियां। लाख की जो चूड़िया उद्योग है ये हरियाणा में कहां पर है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। और लाख की चूड़ियों के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? रिलैक्सो चप्पल उद्योग के बारे में, ठीक है। रिलैक्सो चप्पल उद्योग है, ये हमारा कहां पर रहेगा? और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिलैक्सो आपको पता है एक हवाई चप्पल है, लेकिन आपसे हरियाणा में पूछ लिया जाए कि हमारा हवाई चप्पल उद्योग है ये कहां पर स्थित रहेगा, कौन सा? हवाई चप्पल उद्योग, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणा में नट बोल्ट उद्योग है, ये कहां पर रहेगा, कौन सा उद्योग? नट बोल्ट उद्योग। नट बोल्ट उद्योग के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एशियन पेंट उद्योग है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा, कौन सा उद्योग? एशियन पेंट उद्योग। उसके बाद मैं आपको बताता हूं विवादित क्वेश्चन है, और विवादित क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा? चमड़े की सफाई का कारखाना कहां पे रहेगा, किसकी? चमड़े की सफाई का कारखाना है, ये कहां पर स्थित रहेगा? हरियाणा में। इस कारखाने के बारे में बताना है। इसके अलावा चमड़े का सबसे बड़ा उद्योग, ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे? सबसे बड़ा जो चमड़ा उद्योग है ये हरियाणा में कहां पर, किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आप करेंगे आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो जीके है उसका अगर आपने सारा जो हमारा टॉपिक वाइज है ना वो अगर आपने पढ़ रखा, तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि भाई साहब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो जितना भी आपने पढ़ रखा है वो सारा क्या हो जाएगा? मिक्स। और इस प्रकार से अगर आपने प्रैक्टिस एक बार कर ली और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो पेपर में कभी मार नहीं खाओगे, इस बात गारंटी देता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस अपना। देखो, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। बेनेटन कंपनी है, ये कब स्थापित हुई थी? 2008 में स्थापित हुई थी, ध्यान रखेंगे। और ये लेदर जो हमारा है ना, लेदर और लेदर के क्या बनते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे बैग और जूते बनाए जाते हैं। क्या? बैग और जूते। कितने भी क्वेश्चन निकाल लो, लेदर के बैग जूते यहाँ पे बनते हैं। लेकिन तिल्ला जुत्ती उद्योग के बारे में पूछ ले, किसके बारे में? तिल्ला जुत्ती उद्योग, ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो फिर आंसर अलग हो जाएगा हमारा, और ये कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। समझ गए? कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में स्थित रहेगा। लिबर्टी जूता उद्योग के बारे में पूछे, आंसर चेंज, और वो कहां पे रहेगा? करनाल में 1954 में स्थापित हुआ था। बाटा चप्पल के बारे में पूछ ले तो कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ हो गए। उसके बाद आ जाओ लाख की चूड़ियां, और लाख की चूड़ियों के लिए हमारा खनिजों का शहर कौन सा? महेंद्रगढ़, जिसका उपनाम क्या हो जाएगा? खनिजों का शहर। वो लाख की चूड़ियों के लिए। रिलैक्सो चप्पल की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे ये हमारा झज्जर में रहेगा। कहां पे रहेगा? झज्जर में स्थित रहेगा। और झज्जर में एक उद्योग पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, सैनिटरी उद्योग। और ध्यान रखेंगे हमारे जो प्रिंटिंग और सैनिटरी वर्तमान में मंत्री रहेंगे उसका क्या नाम होगा? संदीप सिंह, जो कि पेहोवा से क्या रहेंगे? विधायक रहेंगे। उसके बाद हवाई चप्पल उद्योग पूछे तो आंसर आएगा महेंद्रगढ़। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हवाई चप्पल उद्योग महेंद्रगढ़ में, जबकि रिलैक्सो चप्पल उद्योग है ये कहां पे रहेगा? झज्जर में रहेगा।
उसके बाद नट बोल्ट, नट बोल्ट तो हमारे हरियाणा में फेमस हैं, और ध्यान रखेंगे नट बोल्ट कहाँ के फेमस हो जाएंगे, ये हमारे रोहतक के फेमस हो जाएंगे। और एशियन पेंट उद्योग भी कहां पर रहेगा, ये भी रोहतक में रहेगा। कहां पे रहेगा, रोहतक। रोहतक जिसको हम एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। एजुकेशन हब किसे कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है। जबकि एजुकेशन सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, तो उसको हम हरियाणा की गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, और वो रहेगा सोनीपत जिला। ठीक है, तो उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है चमड़े की सफाई का कारखाना। देखो चमड़ा उद्योग के बारे में आप सभी जानते होंगे, कहां पे रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। और एचएससी कभी ये पूछ ले कि चमड़ा उद्योग कहां पे है और फरीदाबाद आपको ऑप्शन में नहीं मिले, तो फिर आप कहां पर जाओगे, तो ध्यान रखेंगे चमड़े की जो सफाई का कारखाना है ये हमारा जींद में लगा हुआ है। कहां पर, जींद में लगा हुआ। और सबसे बड़ा चमड़े का उद्योग है वो हमारा बाबा फरीद की नगरी कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है, कहां पे रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास था, निम्न में से किस स्थान पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है, तो वो हमारा धारूहेड़ा शहर जो कि कहां पर पड़ेगा, तो वो हमारा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। ठीक है, जिला कब बना था, 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष स्थान पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई, तो आप सभी जानते हैं हम एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 2015 से एचएससी ने एग्जाम लेने शुरू किए थे, तो ये उस समय का क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि करंट अफेयर को मैं बिल्कुल अलग से करवाऊंगा पूरे 1 साल की। बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी करंट अफेयर रटवा दी जाएगी, लेकिन इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी जसविंदर कौर इसका आंसर होगा। चलिए आगे, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बात आती है ये मंडल क्या होता है। अब देखो मंडल है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, समझ गए। तो सबसे पहला तो आपको पता चल गया कि भाई डिवीजन है। अब देखो मंडल जो है, इस मंडल को संभालने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और जो हमारा मंडल है उस मंडल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये छोटी छोटी बातें है ना, ये जब एग्जाम में आ जाती है तो दिमाग घुमा देती है। तो एक एक बिल्कुल आपको छोटी से छोटी बात ध्यान रखनी है और बड़ी से बड़ी बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला डिवीजन के बारे में, मंडल के बारे में हमसे पूछा, तो इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे ही, लेकिन जो हमारा डिवीजन है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, तो ध्यान रखेंगे डिवीजन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है आयुक्त। ठीक है, जिसको हम कमिश्नर भी कहते हैं। कमिश्नर डिवीजन का जो हमारा सर्वोच्च अधिकारी है, पूरे का पूरा जो हरियाणा है उसको प्रशासनिक तरीके से देखा जाए तो वो मंडलों में विभाजित है। और फिर इस मंडल के नीचे दूसरी पावर है जिसको हम क्या कहते हैं, उपमंडल कहते हैं। ठीक है, और उपमंडल को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सब डिवीजन। ठीक है, तो हरियाणा में अगर सब डिवीजनों की बात करें, देखो यहां पे हमने डिवीजन की बात कर ली, डिवीजन का सर्वोच्च अधिकारी, फिर आएंगे हमारे पास डिवीजन के नीचे सब डिवीजन। और ये जो सब डिवीजन है इसका जो हमारा सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या कहलाता है, सब डिवीजन का सर्वोच्च अधिकारी, तो उसको ध्यान रखेंगे वो एसडीएम कहलाता है। ठीक है, तो जो एसडीएम है ना वही सब डिवीजन को संभालता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हरियाणा का पूरा प्रशासन मंडल में विभाजित है और हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं, तो इस क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से जो सीटी की तैयारी कर रहा है बच्चा जानता होगा कि हरियाणा में जो डिवीजन है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 है, जिसके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब डिवीजन के बारे में जानेंगे कि सब डिवीजन की संख्या कितनी रहने वाली है। अब देखो सब डिवीजन की वर्तमान में संख्या है 74, लेकिन 74 याद रखने से भाई काम नहीं चलने वाला। आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है 62 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1। जी ये क्या बता दिया भाई, पहले 62 होते थे, उसके बाद 10 सब डिवीजन 10 उपमंडल एक साथ बनाए गए और 2 जो उपमंडल है वो एक एक करके बनाए गए। अब ये 10 कौन से बनाए, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे एक एक करके 2 बनाए थे वो कब बनाए गए थे, क्या, सब डिवीजन। यानी कि जो 2 हमारे उपमंडल बनाए गए थे वो कौन कौन से और कब कब बनाए गए। तो आपको कुछ नहीं करना, 2017 ध्यान रखना है और 2018 ध्यान रखना है। 17 में हमारा बनाया गया था ताउडू, समझ गए। अब एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया था ताउडू किस जिले के अंतर्गत आता है, और मैक्सिमम बच्चे गुरुग्राम कर आए। क्यों, क्योंकि हमने सुना है ताउडू
सोना गुरुग्राम में पड़ेगा, ताउडू नू में पड़ेगा, मेवात में पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2016 जो अपना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था, आप जाके चेक कर सकते हो इवनिंग शिफ्ट में कि ताउडू अपने हरियाणा के किस जिले में पड़ेगा, तो वो हमारा नू जिले में पड़ेगा और इसको बना दिया गया उपमंडल 2017 में। ठीक है, उसके बाद एक आता हमारे पास लाडवा, और लाडवा हमारा किस जिले में पड़ेगा, तो ये कुरुक्षेत्र जिले में रहेगा। किस जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। ये भी उपमंडल बना दिया, तो ये हमारा 73वां उपमंडल बना। ये हमारा कौन सा बना? 74वां उपमंडल बना। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ आ गई होगी, और इसको एक बार मैं कर देता हूं रफ। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से चीजें हैं वो आपको पढ़ते हुए मेरे साथ चलना है। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं। अभी आपने एक बात तो पढ़ी मेरे साथ है, और वो क्या पढ़ी कि भाई हमारे पास जो मंडलों की संख्या है वो है 6। अब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 6 मंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन 6 मंडलों को भी मैं अलग हिसाब से लिखवाऊंगा। जैसे कि हम ऊपर से शुरू कर देते हैं, हमारे पास एक मंडल रहेगा अंबाड़ा। ठीक है, और अंबाड़ा के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हिसार के बारे में। हिसार के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रोहतक के बारे में। उसके बाद हम कहां पे आ जाएंगे? गुरुग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है, कहां पे आ गए हमें? तो गुरुग्राम पे आ गए। 4 तो ये हो गए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है करनाल। ठीक है, और करनाल के बाद ध्यान रखना है कौन सा? फरीदाबाद। ठीक है, तो इसका भी मैंने वर्गीकरण कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हरियाणा में पहले ये 4 मंडल होते थे, फिर बाद में 2 नए मंडल बना दिए गए। समझ गए? नए मंडल कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। अब इसमें जिले कौन से आएंगे? 22 जिले आपके पास हैं, और उनको रटने की जरूरत नहीं है। अंबाड़ा के आसपास कौन सा जिला पड़ेगा? तो आप देखोगे कि जी अंबाड़ा के आसपास पड़ता है पंचकुला, और एक रहता है अंबाड़ा के आसपास यमुना नगर। समझ गए? 2 तो ये हो गए, और इसमें हमारी धर्म नगरी को और शामिल कर देंगे, जो हमारा होगा क्या? कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब आ जाओ हिसार। हिसार के बाद रोहतक ही है, तो हिसार के आसपास के जिले इसमें लगा लो। और हिसार के आसपास के जिले कौन से होंगे? तो इसमें एक तो हमारे पास हो जाएगा सिरसा। कौन सा हो जाएगा? सिरसा। और सिरसा के बाद फतेहाबाद को ध्यान रखेंगे। किसको? फतेहाबाद को। और फतेहाबाद के बाद हमारा आता है कौन सा? जींद आ गया। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? सिरसा, फतेहाबाद और हमारा हो गया जींद। उसके बाद आ जाओ रोहतक जिले पे, और रोहतक में कौन सा? तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं। देखो मैंने बिल्कुल नहीं रटे, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करवा रहा हूं, तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारा हो गया कौन सा? सोनीपत। सोनीपत के बाद झज्जर को ध्यान रख लेंगे। फिर आप कौन सा ध्यान रखेंगे? भिवानी को ध्यान रखेंगे। और भिवानी के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा? चरखी दादरी। ठीक है, गुरुग्राम में 2 ही पड़ेंगे, एक तो हमारा रेवाड़ी आएगा, और एक हमारा कौन सा आएगा? महेंद्रगढ़। उसके बाद करनाल पे आ जाओ। करनाल की अपन बात करें तो एक पानीपत रह गया, और पानीपत के साथ साथ ध्यान रखेंगे किसका नाम है? कैथल का नाम। फरीदाबाद पे आ जाओ। फरीदाबाद पे आप क्या देखोगे? एक तो पलवल है इधर, और एक हमारा कौन सा है? नूह। मेवात, जिसका 2016 में नाम बदल के कर दिया गया क्या? नूह कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखो ये कितने जिले हो गए? तो आप देखोगे 3 और 3 6, और उसके बाद 3 9, 9 के बाद 5 जिले रोहतक में 14, उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 और 22 पूरे जिले हो गए। अब सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल के अंतर्गत आए? तो वो रोहतक मंडल, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा कितने आए? तो ये आए सबसे ज्यादा 5 जिले। ठीक है, एक रोहतक, भाई ये खुद भी है ना, तो ये हो गए कितने? 5 जिले हो गए। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया कौन सा? रोहतक। चलिए आगे। उसके बाद हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा इरिटेट भी महसूस हो रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन है रोज आ जाते हैं भाई, तो इसको हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साक्षरता की अपन बात करें तो साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता अपने हरियाणा में कहां की रहने वाली है? गुरुग्राम की। महिलाओं की बात करें तो कहां की रहेगी साक्षरता? गुरुग्राम की। जबकि अगर पुरुषों में तो रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से पूछ रहा है कि सबसे कम साक्षरता, तो सबसे कम साक्षरता है मेवात की। ठीक है, और अगर पुरुषों की बात करें और महिलाओं की बात करें और ओवरऑल बात करें तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो वो हमारा मेवात हो जाएगा। मेवात जिला कब बना था? तो आप कहोगे जी 2004 में तो इसकी घोषणा की थी ओम प्रकाश चौटाला ने,
लेकिन वो चुनाव हार गए तो जिला बनाया 2005 में 4 अप्रैल को। और जिला बनाने वाला कौन था? तो वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? गलती से इंडिया जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम कर लेंगे। वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अब ये मत सोचना कि सर को इंडिया जीके नहीं आती, ठीक है, तो भाई मैं जीके ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ, ठीक है। जीके मेरी बहुत अच्छी है और जो हिस्ट्री है वो तो मेरा बिल्कुल प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कभी आपको से पढ़ाने का मौका मिला तो जीके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। दिल्ली पुलिस के लिए आपको करवाऊंगा मैं जीके, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। और ये नहीं केवल कंटेंट देंगे, आप खुद ही महसूस करोगे कि बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाएंगे। एक सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई अध्यक्ष कौन थे? अब अध्यक्ष कौन थे मतलब पुरुष की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे वो पुरुष है नहीं। कौन? राव वीरेंद्र सिंह। यहाँ पे है कौन? सन्नो देवी। अब इस पूरे सिनेरियो को हम समझ लेते हैं, ये अध्यक्ष का फंडा है क्या। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि भाई जो हमारा हरियाणा है, इस हरियाणा का जो गठन है ये कब हुआ था? तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और हमारी जो प्रथम विधानसभा शुरू हुई थी, हरियाणा की जो प्रथम विधानसभा है, इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो प्रथम विधानसभा की शुरुआत होती है 1 नवंबर 1966 को। और उस समय हरियाणा की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनाई जाती है कौन? तो ध्यान रखेंगे उस समय डिप्टी स्पीकर बनाई जाती है सन्नो देवी, ठीक है। कौन? सन्नो देवी, जो कि जगाधरी की सीट से चुनाव लड़के आ रही थी पंजाब की विधानसभा के लिए। अब हुआ क्या आगे? तो आगे ये होता है कि भाई ये डिप्टी स्पीकर के पद पे रहती है 1 नवंबर 1966 से लेके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, 1 नवंबर 1966 से लेके 5 दिसंबर तक डिप्टी स्पीकर के पद पर ये रही। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हमारी 6 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे 6 दिसंबर 1966 को अपनी हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का गठन तो 1 नवंबर को हो गया था, लेकिन हरियाणा विधानसभा की जो हमारी प्रथम बैठक हुई वो कब हुई? 6 दिसंबर 1966। और जब प्रथम बैठक होनी थी तो हमारे पास जरूरत थी किसकी? अध्यक्ष की। और सर्व समिति से अध्यक्ष चुन लिया गया इस प्रथम बैठक में। किसको? तो ध्यान रखेंगे अध्यक्ष चुन लिया जाता है सन्नो देवी को। किसको? सन्नो देवी 6 दिसंबर को क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है। और 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक ये हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहती है। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे ये भारत की प्रथम महिला, भारत की ये क्या बन जाती है? प्रथम महिला जो कि किसी भी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बनी। क्या? किसी भी राज्य की क्या बनी? ये विधानसभा अध्यक्ष। इतनी बात हो गई क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? तो आपको पता है उसके बाद हमारी दूसरी विधानसभा शुरू हो जाती है 28 फरवरी 1967 से। और ध्यान रखेंगे उसमें हमारे 17 मार्च को जो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, ध्यान रखेंगे 17 मार्च 1967 से लेकर और 23 मार्च 1967 तक क्या बनते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष। और वो कौन बनते हैं? तो ध्यान रखेंगे रहेगा राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो कि कहां से आते थे? हमारे रेवाड़ी से आते थे। ध्यान रखेंगे राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 1921 में नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में हुआ था। और यही हमारी हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे। प्रथम पुरुष अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष और पहली प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगी? सन्नो देवी। जबकि आपसे पूछ ले हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष तो वो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे, जो कि 17 मार्च से 23 मार्च तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और उसके बाद आपको पता ही है कि भाई इसने अपनी नई पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज।
और इसी पार्टी के बलबूते पर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री 23 मार्च और से नवंबर तक ये हरियाणा के क्या रहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, जब हमने इतना कर ही लिया तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया, वो क्या आया कि भाई ये जो घटनाएं थी हमारी पहली विधानसभा और दूसरी विधानसभा की थी। अगर आपसे पूछ ले कि भाई, मैं आपसे बार बार बताता हूं, तमिल को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने वाले कौन थे? बंसीलाल। हर गांव तक बिजली जाने वाला था चौधरी बंसीलाल। लेकिन ये पूछ ले कि ये जो घटनाक्रम है ये कौन सी विधानसभा में हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के हर गांव तक। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट भाई। क्या ध्यान रखना आपको कि जो हमारा हरियाणा है, इस हरियाणा के हर गांव तक, हरियाणा के हर गांव तक बिजली कौन सी विधानसभा में पहुंची। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान होना चाहिए? तो इसके अलावा जो हमारी तमिल है, ठीक है, तमिल दूसरी राजभाषा, हरियाणा की दूसरी राजभाषा के रूप में कौन सी विधानसभा में आई। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये ध्यान रख सकते हो, हरियाणा की प्रथम जनगणना, हरियाणा की प्रथम जनगणना तो सभी जानते होंगे ना, 1971 में हुई। लेकिन उस समय पे कौन सी विधानसभा चल रही थी? तीनों का कॉमन आंसर उस समय हमारी चल रही थी तीसरी विधानसभा। कौन सी? तीसरी विधानसभा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा सरकार के मंत्री करना चाहिए, फिर आ गया यार ये भाई, प्रीवियस है ना, तो अब अपने को नया डाटा बिल्कुल अप टू डेट रहना है। और अप टू डेट रहना है तो मैं कुछ मंत्रियों के नाम अपनी तरफ से बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि देखो पिछली क्लास में भी हमने मंत्रियों की पूरी लिस्ट पढ़ी थी, और पूरी लिस्ट पढ़ी थी। अगर आप बिल्कुल नए आए अपने चैनल पे तो जाके प्ले लिस्ट में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पे जाके अपनी पुरानी क्लासों को देख लेना। पूरा जो मंत्रिमंडल है हबी का वो मैंने वहां पे करवा रखा है। 13 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री समेत 14 के 14 व्यक्तियों के बारे में वहां पे करवा रखा है। लेकिन करवा रखा है उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, अब आपको उसको रिवाइज भी तो करना है। और रिवाइज करना तो 5 नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे, और 5 नाम हम लेंगे तो ध्यान रखेंगे कमलेश ढांडा। ऐसे कभी भी मत रहना भाई कि हमने ये चीजें पढ़ ली तो अब दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ये सोचने लग जाओगे यार कल ही तो पढ़ा था इसके बारे में, छोड़ आज, तो भाई जब ऐसा आप सोचने लग गए ना तो फिर कुछ नहीं होना आपका, क्योंकि फिर एग्जाम में जिस दिन आप बैठोगे ना उस दिन फिर सारा कंफ्यूज रहेगा। और जब आप ये सोचो यार कल पढ़ा था, और जैसे ही मैं नाम लिखूं तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जानी चाहिए कि कमलेश ढांडा कहां से विधायक और कौन सी मंत्री है। अगला नाम लिखूं तुरंत इमेज बन जानी चाहिए। इससे चीजें लॉन्ग टाइम याद रहेगी, कभी कंफ्यूज आपको होगा नहीं। कमलेश ढांडा ये क्या है? उसके बाद मैं कमल गुप्ता की बात करूं, किसकी बात करूं? कमल गुप्ता की बात करूं तो कमल गुप्ता के बारे में बताना आपको। ठीक है, उसके बाद चलो संदीप सिंह की बात कर लेते हैं। संदीप सिंह कौन है इनके बारे में आप बता दोगे। उसके बाद एक मूलचंद शर्मा मेरे को ध्यान आ रहा है, कौन है? मूलचंद शर्मा, इसके बारे में बता दोगे ये कौन है। और उसके बाद एक और बता दो, और एक हमें किसका नाम ले, यहाँ पे हम कंवरपाल गुर्जर का नाम ले लेते हैं। ठीक है, किसका? कंवरपाल गुर्जर का नाम हम ले लेते हैं। चलिए अब देखो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि भाई यहाँ पे पूछ रखा है इसका निर्वाचन क्षेत्र, तो इन 5 का निर्वाचन क्षेत्र हमें पता होना चाहिए। अब देखो कमलेश ढांडा की मैं बात करूं ना तो ध्यान रखेंगे कलायत कैथल से विधायक रहेंगी। कहां से? कलायत कैथल से, कलायत ध्यान रखेंगे। कमल गुप्ता की बात करें तो ये भाई साहब हिसार से विधायक है। ठीक है, संदीप सिंह की बात करें तो ये पेहोवा से विधायक है। कहां से विधायक हैं? पेहोवा से। मूलचंद शर्मा की बात करें तो ये बल्लभगढ़ से विधायक रहेंगे। कहां से? बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद जिले में पड़ेगा। बल्लभगढ़ जिसको दिल्ली का लोह द्वार कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर राजा नार सिंह को कहा जाता है। कंवरपाल गुर्जर की बात करें तो हमारी हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी जगाधरी, क्या आ जाएगा? अपने हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी जगाधरी। समझ गए? तो ये तो वो मैंने 5 मंत्री बताए। देखो पिछली क्लास में सारे मंत्री बता दिए थे, लेकिन अब उनको रिवाइज भी तो करना है, तो ये हमारे पास वो 5 मंत्री आ गए। ठीक है, अब देखो कमलेश ढांडा की बात करें तो इसके पास कौन सा विभाग है? तो इसका महत्वपूर्ण विभाग देख लेते हैं। इसके पास विभाग है महिला बाल विकास मंत्रालय।
तो आप महिला बाल विकास मंत्री के बारे में ध्यान रखेंगे, कमलेश ढांडा। कमल गुप्ता के पास क्या है, शहरी निकाय स्थानीय स्वशासन, ठीक है, तो इसको आप शहरी निकाय करके बस इतने से काम चल जाएगा आपका। संदीप सिंह अपने हरियाणा के खेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है इसके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, तो इससे वो मंत्रालय छीन लिया गया है और वो मंत्रालय अपने हरियाणा के सीएम के पास जा चुका है, ठीक है। अब इसके पास क्या बच गया, तो इसके पास बच गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो मंत्रालय है वो इसके पास है। मूलचंद शर्मा की बात करें तो ध्यान रखेंगे बल्लभगढ़ से विधायक है और इसके पास हमारा कौन सा मंत्रालय रहेगा, तो इसके पास अगर मैं मंत्रालय की बात करूं तो इसके पास भाई मंत्रालय हमारे रहने वाले हैं कौन से, तो इसके पास मंत्रालय रहेगा हमारा बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय परिवहन मंत्रालय, ठीक है। परिवहन मंत्रालय इसके पास रहेगा, ये ध्यान रख लेंगे। परिवहन मंत्रालय के साथ साथ खनन विभाग को भी ध्यान रख लेंगे, किसको, खनन विभाग को। अब देखो आपको पता है बहुत सारे जो विभाग है उनको मर्ज किया गया है, मतलब एक नए तरीके से अपनी कैबिनेट है उसका विस्तार किया गया है। बहुत सारे जो विभाग हैं उनको क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। अब देखो आप पहले पढ़ते थे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो देखो शिक्षा मंत्री की बात करें तो हम पढ़ते थे कंवरपाल गुर्जर को, ठीक है। अब कंवरपाल गुर्जर से एक क्वेश्चन तो ये है कि हमारे संसदीय जो कार्य मंत्री हैं, ठीक है, यानी कि हरियाणा के अगर आपसे पूछ ले संसदीय मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा हरियाणा के स्कूली विभाग के शिक्षा, स्कूली विभाग के मंत्री, ठीक है। शिक्षा में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है, एक हो गया हमारा हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा जो स्कूली विभाग है वो हो गया, और एक हमारा कौन सा कॉलेज वाला जो हायर एजुकेशन स्नातक वाला है वो विभाग। दोनों विभाग अलग अलग व्यक्ति के पास हैं। स्कूली विभाग किसके पास है, कंवरपाल गुर्जर के पास, जबकि मूलचंद शर्मा है इसके पास हमारा कौन सा विभाग हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे हायर एजुकेशन। कौन सा, हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आज इन 5 के बारे में ध्यान रखेंगे, फिर अगर आगे इससे कोई क्वेश्चन आया तो इसके अलावा 5 पढ़ लेंगे और उसके बाद आया तो इसको हम कर लेंगे कंप्लीट। और वैसे पिछली क्लास में मैंने एक एक के बारे में आपसे पढ़ा दिया था विद डिटेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद आता है आम का मेला किस स्थल पे लगता है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आम का मेला कहां पे लगता है, बड़ा विवादित क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे पूछ ले कि आमों की अधिकता के कारण हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है, तो वैसे तो उसके वहां पे जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वहां पे 2 से 3 फैक्ट बनते हैं। एक अंबालिका से बनता है और एक शायद राजपूत राजा थे अंबा, ठीक है, वो अंबाड़ा को कहा जाता है। लेकिन एक फैक्ट आता हमारा क्या, तो अभी हम इतना डिटेल से नहीं करेंगे, हमें तो केवल इसको क्लियर करना है आम को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आमों की जो अधिकता है, ठीक है, आमों की अधिकता के कारण जो जिले का नामकरण हुआ है वो किस जिले का नामकरण हुआ है, ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। फिर दूसरा बात आता है कि भाई जो आमों का मेला है, ठीक है, ये मेला कहां पर लगता है ये पता होना चाहिए। अब देखो इसको हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आमों की अधिकता के कारण हमारा जो जिला जाना जाता है वो वैज्ञानिक नगरी, जिसको हम मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं, और वो जिला कौन सा रहेगा, अंबाड़ा रहेगा, ठीक है, अंबाड़ा रहेगा। आमों का मेला कहां पे लगता है, तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भाई आमों का मेला लगता है पिंजौर, ठीक है, पिंजौर में लगता है। और ये पिंजौर कहां पे रहेगा, पंचकुला में रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी आप एग्जाम दे हरियाणा का तो एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए कि आवेश में आके आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। यहाँ पे तो ठीक है, चीजें सही है कि पिंजौर ही आपको, लेकिन ऑप्शन ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने खुद कि भाई पिंजौर के साथ साथ पंचकुला भी मिल जाए, और हम पढ़ते हैं आपका मेला पंचकुला में लगता है, पिंजौर में लगता है, और उसको टिक कर दे, तो इससे आपको बचना है। अब देखो आमों का मेला कहां पे लगा, पिंजौर में। अब पिंजौर में वो स्थान भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है जहां पे आमों का मेला लगता है। और ध्यान रखेंगे आमों का मेला पिंजौर के किस गार्डन में लगता है, तो वो यादवेंद्र गार्डन में लगता है। कौन सा गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन। अब जैसे यादवेंद्र गार्डन का नाम आया तो अपने दिमाग में ये आएगा कि भाई इस यादवेंद्र गार्डन का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसके 2 नाम रहेंगे। वो यादवेंद्र गार्डन ही हरियाणा का, जिसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। वो यादवेंद्र गार्डन ही है जिसको हम हरियाणा में उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का इसको नंदन वन के नाम से जाना जाता है।
अब बात तीसरी अपने दिमाग में ये आएगी कि ये जो आम का मेला है इसका आयोजन कब किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकता है कुछ भी भाई, प्रथम बार इसका आयोजन कब हुआ था। और प्रथम बार आयोजन ध्यान रखेंगे 1992 में किया गया था। ये आमों का मेला 1992 से लगातार लगता रहा है। अब बात आती है कि आमों का मेला लगता किस महीने में है, तो ध्यान रखेंगे ये लगता हमारे जुलाई के महीने में। कौन से महीने में? जुलाई के महीने में। और वो डेट तो कुछ भी नहीं है भाई इसकी, जुलाई का महीना में एक निर्धारित है कि वो पहला प्रथम सप्ताह में लगेगा और प्रथम सप्ताह में फिर डेट कुछ भी है कैसे, ठीक है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जुलाई के महीने में प्रथम सप्ताह में आमों का मेला यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन, पिंजौर में लगता है, ठीक है। अब बात एक और दिमाग में घूम रही होगी और वो क्या कि भाई ये जो यादवेंद्र गार्डन है इसका निर्माण किसने करवाया होगा। तो देखो मैं अब यहीं पे बता देता हूं, इसका निर्माण एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया था कि इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ। अब आपको ये पता है ना कि इसका निर्माण किसने करवाया, सदी अपने आप बता दोगे। कैसे कि भाई इसका निर्माण करवाने वाला था अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब का बड़ा भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब के बड़े भाई, और औरंगजेब के बड़े भाई कौन है, तो उसका नाम था फिदाई खान, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे, दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं भी दिख रहा तो मेरी आवाज सुन लेंगे केवल, उससे ही आपको चीजें ध्यान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कौन था, फिदाई खान था, समझ गए, औरंगजेब का बड़ा भाई। अब देखो औरंगजेब ने शासन ही कब किया, औरंगजेब 1659 को गद्दी पर बैठा था, ठीक है। वैसे तो राज्याभिषेक तो 1658 में करवा लिया था, और मुगलों का ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार तो आगरा की लड़ाई जीत कर वहीं पे आगरा में राज्याभिषेक करवाया, और दूसरी बार दारा सिखों को मारकर दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है औरंगजेब। और ध्यान रखिए मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो औरंगजेब ही था, और 16 से लेके 1707 तक चला। तो आपको पता है कि भाई 1659 मतलब कौन सी सदी की बात हो रही है, 17वीं सदी की बात हो रही है। कौन सी सदी की, तो ध्यान रखेंगे ये निर्माण हुआ था कौन सी सदी में, 17वीं सदी में, ठीक है। 17वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। तो इससे ज्यादा अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। चल अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया। ये क्वेश्चन भाई बड़ा जबरदस्त है, यहां से डेट से क्वेश्चन बनता है। अब तैमूर कौन था, तैमूर कौन था, तो आपको पता है ये जो मुगल अपने भारत में राज कर गए, ठीक है, ये मुगल राज कर गए, इसके पूर्वज ही थे, ठीक है। कौन, तैमूर। चंगेज खां का नाम सभी ने सुना होगा कि भाई इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां ने भारत की सीमा में प्रवेश किया था, और उस समय पे चंगेज सीमा में प्रवेश करना ही बहुत बड़ी बात थी। आक्रमण केवल प्रवेश किया था, एक व्यक्ति का पीछा करते हुए आया था। तो ये बड़े खतरनाक आदमी थे उस समय पे। तो ये जो तैमूर लंग है ना, ये भी आया था भारत में राज करने के लिए, शासन करने के लिए। मैं जाऊंगा और भारत में शासन करूंगा। 1398 ईस्वी में ये निकला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1398 ईस्वी में इसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। अब अपने हरियाणा, क्योंकि मैं आपको इंडिया जीके नहीं पढ़ा रहा, मैं बार बार बता रहा हूं कि भाई इंडिया जीके पढ़ाएंगे ना तब इसका और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और हम सीधे आ जाते हैं कि भाई हरियाणा में इसका क्या रोल था इस व्यक्ति का। तो भाई 1398 ईस्वी में इसने हरियाणा में जो एंट्री करी वो करी सिरसा जिले से, ठीक है। सिरसा से एंट्री करता है, भयंकर मारकाट की। सिरसा के बाद चला ये व्यक्ति कहां पर, फतेहाबाद में। अब मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि मेरे को आज भी याद है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था किस रास्ते से दिल्ली पहुंचा था। अब मैं आपको रूट बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सिरसा, फतेहाबाद, और इसके बाद ये कैथल, और कैथल के बाद इसने पकड़ लिया था करनाल, पानीपत, सोनीपत। इस रास्ते से पहुंच गया कहां पे, ये दिल्ली। और जाके दिल्ली में भयंकर मारकाट की। और उस समय पे चल रहा था अपने भारत में तुगलक वंश का शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, और वहां पे इसने क्या कर लिया, पूरा कब्जा कर मारकाट। लेकिन दिक्कत कहां पे थी, दिक्कत ये थी कि तैमूर लंग और इसका बेटा था शाहरुख खान, दोनों आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, इनका मन नहीं लगा भारत में, और ये अपना जो जीता हुआ साम्राज्य है ये अपने सेना, जिसका नाम था खिज्र खां, तो इसके सेनापति से भी क्वेश्चन बनता हरियाणा जिक्के में, किसका सेनापति कौन था, तो उसका नाम था खिज्र खां। इसी खिज्र खां को अपना साम्राज्य सौंप के ये वापस चले गए। अब ये जो खिज्र खां है ये 1414 में एक नए वंश की भारत में नींव रखेगा, तो उस वंश का नाम होगा सैयद वंश, ठीक है। और खिज्र खां का मकबरा पूछे तो आप सभी जानते होंगे कहां पे रहेगा, सोनीपत में रहेगा।
अब देखो खिज्र खा ये उस समय की बात है, देखो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देते। खिज्र खा मतलब कि मध्यकालीन भारत चल रहा था और उस समय पे चल रहे थे, सुल्तान चल रहे थे। लोधी है वो अंतिम सुल्तान माना जाता है, उसके बाद भारत में बनने शुरू हो गए थे बादशाह, और बाबर भारत का पहला बादशाह बनता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोधी तक सारे सुल्तान बने, छोड़ के एक आदमी को, और वो आदमी कौन था? खिज्र खा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी उसने भी रैयत आला की उपाधि ली थी, तो इन दो व्यक्तियों को एक साथ ध्यान रख सकते हो। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाले कौन है? तो वो एक हो जाएंगे हमारे खिज्र खा और दूसरे शेरशाह सूरी। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि भाई निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया? सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल। और फतेहाबाद जो है तो भाई इसी के टच में हिसार रहता था, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सभी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बाणभट्ट किसके राजा किस राजा के मित्र व राजकवि थे? अब देखो इसके बारे में तो आप सभी मेरे को आंसर कर ही देंगे, ठीक है। सभी को पता है कि भाई जो बाणभट्ट है ना, वो हर्षवर्धन के क्या थे? राजा के मित्र और राजकवि थे। अब देखो पिछली क्लास में मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि भाई जो हमारा हेमू है ना, वो किस राजा को जाना जाता था, और शायद एक क्या नाम है स्टूडेंट का, मेरे पास कमेंट आया कि भाई जो हर्षवर्धन है ना, उसको भी तो हेमू के जाना जाता। देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन का डिसाइड करेगा, यही जीके की खास बात है कि ऑप्शन में क्या दे रखा, और आपको उस ऑप्शन के हिसाब से अपना सबसे बेस्ट चुनना होगा। और हेमू के नाम से आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में फेमस है कौन है? विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहा जाता था। अब जब विक्रमादित्य ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप हर्षवर्धन के पीछे जा सकते हो। जब तक हेमचंद्र विक्रमादित्य है तो हेमू कौन है? हेमचंद्र विक्रमादित्य होगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस पे, बाणभट्ट। अब बाणभट्ट के बारे में तो भाई एक एक स्टूडेंट जानता होगा कि ये हर्षवर्धन के क्या थे? राज्य कवि और मित्र थे। लेकिन बाणभट्ट ने क्या लिखा, इसके बारे में भी सभी जानते होंगे कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा, ठीक है। हर्षचरित्र लिखा, और इस हर्षचरित्र में ही हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखो मैं इसको वर्बली बता देता हूं, क्योंकि ये घिसा-पिटा क्वेश्चन है, सभी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूं आपको, जो आप नहीं जानते, ठीक है। या फिर जानते होंगे तो दिमाग से स्लिप हो गया होगा। क्या कि भाई जो हर्षचरित्र है, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि भाई हर्षचरित्र है, इसमें यह बताया कि जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति वंश से आता था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की। इसी को हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। ये बात हमें कहां से मिलती है? ये मिलती है हमें बाणभट्ट की हर्षचरित्र से। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय पे हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। ये बात भी हमें कहां से मिली? हर्षचरित्र। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। ये बात भी कहां से मिली? हर्षचरित्र। अब देखो जो हर्षवर्धन की माता थी उसका नाम था यशोमती, और आपको पता है जैसे प्रभाकर वर्धन की हुई यशोमती यानी कि हर्षवर्धन की माता सती हो जाती है। इस बात की जानकारी भी कहां मिली? हर्षचरित्र से। अब उसकी माता सती हो गई तो बड़ा क्या नाम है, भाऊ को, ठीक है, कौन है? हर्षवर्धन, ठीक है। उसको बड़ा दुख हुआ, और दुख हुआ तो उसने सोचा कि सती प्रथा, इस सिस्टम को ये खत्म होना चाहिए। तो इसका मतलब है हर्षवर्धन ने कोशिश की सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की। इस बात की जानकारी भी हमें कहां से मिली? ये जो बाणभट्ट की चरित्र है यहां से मिली। लेकिन चलो सती प्रथा का क्वेश्चन यहाँ पे और महत्वपूर्ण बात आपको बतानी हूँ। क्या अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सती की शुरुआत हुई कैसे होगी? सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई होगी? देखो अगर हम अपने पुराणों को देखें तो ये बताया जाता है कि हमारे जो पांडु और जो कौरव उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपि। वो मानी जाती है पहली सती अपने पुराणों के हिसाब से। भारत की सबसे सती कौन? कृपि मानी जाती है, द्रोणाचार्य की पत्नी। लेकिन हम उस पॉइंट को छोड़ के अपने भारत में इधर आ जाएं तो ये बताया जाता है, हमारे पास एक अभिलेख आता है एरन अभिलेख, और जो एरन अभिलेख है वो किसका है? गुप्त काल के समय का है। और उस एरन अभिलेख में ये बताया गया है कि भाई भानुगुप्त के समय पे, मतलब कि गुप्त काल का एक शासक था भानुगुप्त, और उसका सेनापति था कौन? गोपराज। और इस गोपराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और गोपराज की जो पत्नी है ये सती हो जाती है। यही भारत की क्या बताई जाती है? प्रथम सती बताई जाती है, ठीक है।
ऐसे डिटेल में अपन इंडिया जीके में इसकी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी सी चीज आ गई थी तो मैंने आपसे बता दिया। तो हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी, ठीक है। अब देखो इसके बारे में सारी चीजें बता दी, लेकिन ध्यान रखेंगे कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। अब ये भी आपको पता होगा कि जी कादंबरी है ये भी तो बाणभट्ट ने लिखी थी। कादंबरी को किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। लेकिन कादंबरी अपने को क्या बताएगी? कादंबरी है ये हमें ये बताती है कि जो हमारा प्रयाग है, इस प्रयाग में कुंभ मेले की जो शुरुआत करने वाला था वो कौन था? तो इस कुंभ मेले की जो शुरुआत की गई थी वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। इस बात की जानकारी मिलती है कादंबरी से, ठीक है। तो शायद इस चीज का आपको पता नहीं होगा, तो ये ध्यान रख लेगा। अगर पता भी होगा तो आप भूल रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अब देखो एक रत्नावली के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। एक प्रिय दर्शिका है, इसके बारे में भी आपको पता होगा क्योंकि मैंने पहली क्लास में ये चीजें आपसे बताई थी। रत्नावली हो गया, प्रिय दर्शिका होगी और एक होगी नागानंद। ये 3 नाटक हुए हैं किसके? हर्षवर्धन के। ये इस चीज को साबित करते हैं कि हर्षवर्धन जो है ना वो राजा के साथ साथ एक नाटककार भी था। लेकिन ध्यान रखेंगे यहां से भी अगर डीप से क्वेश्चन उठ के आ गया तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ एक शासक था जिसका नाम था जीमूत वाहन, ठीक है। तो जीमूत वाहन करके या वाहक करके इसको देख लेना। ये एक शासक था जिसने कर ली थी हर्षवर्धन के समय पे आत्महत्या। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? देखो बहुत डीप का क्वेश्चन है ये। तो जीमूत वाहन ने आत्महत्या की, इस बात की जानकारी मिलती है हमें नागानंद से, ठीक है, हर्षवर्धन की। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोजा गया? तो भाई इसके बारे में आप सभी को पता है, पिछली क्लास में भी मैंने कुछ चीजें इससे संबंधित बताई थी। तो जो राखी गढ़ी है ये हमारा कहां पर रहने वाला है? तो ध्यान रखेंगे ये हमारा हिसार में रहने वाला है। कहां पे रहने वाला है? ये हिसार में रहने वाला है। अब देखो आप क्या बताओगे मेरे को? आप मेरे को ये बताओगे गिरावट के बारे में, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस गिरावट के बारे में बता देंगे। एक ये भी हमारा स्थल खोजा गया था बालू, और एक स्थल खोजा गया था हमारा कौन सा? भगवानपुरा। इन 3 स्थलों के बारे में आप जल्दी से बता देंगे। देखो अगर आप उन गिरावट की बात करें तो ये हमारा कहां पे? महम रोहतक में, ठीक है। इसके अलावा बालू की बात करें तो हनुमान नगरी गुरुद्वारों का शहर, और वो क्या होगा? हमारा कैथल। भगवानपुरा की बात करें 360 संगमों का तीर्थ, और वो हमारा कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम किससे संबंधित है? तो भाई फोगाट जो फैमिली है वो किससे संबंधित हो जाएगी? कुश्ती से संबंधित हो जाएगी। शॉर्टपुट पिछली क्लास में बताया था दीपा मलिक पैरा ओलंपिक से संबंधित, मतलब शॉर्टपुट खेल से आती है। और ये सोनीपत आती है कौन? दीपा मलिक शॉर्टपुट से हो जाएगी। बॉक्सिंग से एक नाम बताया था मैंने, विकास कृष्ण यादव का जन्म तो हिसार में हुआ था, संबंध भिवानी से रहेगा। विकास कृष्ण यादव, विजेंद्र सिंह, ठीक है, ये किससे आएंगे? बॉक्सिंग से आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो जी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की अपन बात कर लेते हैं, और ये तो आप सभी जानते हो कि झज्जर में स्थित है। कहां पे? झज्जर में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये पक्षियों की प्रजातियों के लिए फेमस है। किसके लिए? पक्षियों की प्रजातियों के लिए। अब देखो हरियाणा में जितनी भी पक्षियों की प्रजातियां हैं उनमें से 50% पक्षियों की प्रजातियां अकेले भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। और जब इतनी प्रजातियां एक अभ्यारण्य में पाई जाएंगी तो वो कैसा क्षेत्र होगा? संवेदनशील। और क्वेश्चन ये बनेगा कि भिंडावास को संवेदनशील श्रेणी में कब रखा गया? तो ध्यान रखेंगे इसको संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था 3 जून 2009 को। कब? 3 जून 2009 को। पिछली क्लास में सारे अभ्यारण्य बता दिए थे। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य उसके बारे में बता दिया। आज डिस्कस नहीं करेंगे, 1-2 दिन में क्वेश्चन आया दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और विद डेट लेके आएंगे। अब आता है छड़ी। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? अब आपको छठी नृत्य के बारे में तो सभी जानते होंगे, ठीक है। लूर नृत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। और एक आप बता देंगे, किसके बारे में बताओगे भाई आप? लूर नृत्य होगा, छठी नृत्य होगा, और मैं क्या पूछूं आपसे? गणगौर नृत्य पूछ लेता हूं। बस 3 नृत्य ही बताओगे, गणगौर, ठीक है। तो आप केवल 3 नृत्य बता दोगे क्योंकि टाइम हो चुका है ज्यादा, ठीक है। तो इतना ही बता दोगे। देखो छठी नृत्य की अपन बात करें तो आपको पता है ना कि भाई जो हमारा बच्चा है ना, उस बच्चे के
जन्म के छठे दिन किया जाता है, जन्म के 6वें दिन, ठीक है, जन्म की जो 6वीं होती है ना उसके ऊपर किया जाता है। और इसकी खास बात क्या है, एक बार पेपर में यही पूछ लिया था कि भाई जो क्या नाम है अपना ये जो चावल है और ना सॉरी गेहूं, गेहूं के अलावा चना जो उबाल के वितरित किया जाता है वो कब किया जाता है, वो छठी नृत्य, समझ गए, बच्चे के जन्म के 6वीं रात को गेहूं और चना है वो उबाल के दिया जाता है, ठीक है। आजकल नहीं दिए जाते, समझिए, आजकल तो टोकनी बंटे और बिस्किट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो क्या नाम है पुरुष व्यक्ति है उनके लिए क्या, उनके लिए डोना हो गया जिसमें क्या नाम है बूंदी वगैरह होती है ना अपनी, क्या नाम है नमकीन वगैरह, चाय वगैरह, तो वो दी जाती है, ठीक है। पहले यही दिया जाता था, समझ गए। उसके बाद आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य कब किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे लूर नृत्य किया जाता है भाई जो अपनी रबी की फसल, ये वर्तमान में फसल चल रही है, ये फसल जैसे ही पक्के तैयार हो लूर नृत्य है। और ध्यान रखेंगे होली से तकरीबन 15 दिन पहले ये शुरू होता है और होली दिन होता है, ठीक है। इसके ये ध्यान रखेंगे केवल महिलाओं के द्वारा, पुरुषों को दिखना मना है। और हरियाणा का वही नृत्य है ये जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, कौन सा, लूर नृत्य। उसके बाद बात आती है गणगौर नृत्य। और ध्यान रखेंगे गणगौर नृत्य हरियाणा का एक जिला हिसार में ये प्रचलित है और शिव जो पार्वती है उसी के सम्मान में ये नृत्य किया जाता है, गणगौर नृत्य। वैसे तो गणगौर राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है, हरियाणा का एक जिला, और वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना हिसार जिला, ठीक है। छड़ी नृत्य ये भादवा की नवमी ने किया, गुग्गा को जो त्योहार आवेश है ना उसी आवेश है, और गुग्गा को त्योहार गुग्गा नवमी ना आवेश है, और गुग्गा नवमी आवेश अपने भादवा की नवमी को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध युद्ध, भाई इसने तो कति दिमाग खराब कर दिया, पिछली क्लास में भी करवाया था ये, और आपको पता है वो कब हुई थी, 1556, खूब डिटेल से पढ़ाया था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेट ध्यान रख लेंगे 5 नवंबर, ठीक है। सॉरी अच्छा ना सही है भाई 1556, मैं सोचा भाई प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 21 अप्रैल को, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। और तीसरा कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को। केवल डेट बता के चल रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया था, और आप जानते भी होंगे यार, इनका तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों का तो पता ही होगा, सबसे आसान चीज यही है। अब आता ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे। अब देखो कल ये जो अल्ताफ हुसैन हाली है ना, इसके भाई जो गुरु है ना वो बड़े फेमस हैं, और इनके गुरु के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो उसका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब कौन थे, अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु। अब बात ये आती है, एक बार पेपर में पूछ लिया था को जन्म कब हुए थे, इनको जन्म हुए हो तो 1837 में, फिर पूछ लिया कि मृत्यु कब हुई, तो अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु 1914 में हुई थी। याद कैसे रखेंगे, तो भाई याद रखने के लिए आपको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा एग्जाम तक, और ये अपनी गारंटी है, एक एक डेट बिल्कुल टिप्स पे याद करवा दूंगा अगर आपने हमारी एक एक क्लास ईमानदारी के साथ और एक विश्वास के साथ ज्वाइन की तो, ठीक है। अगर आप सोचेंगे भाई एक क्लास में पढ़ लिया अगली में फिर वही चीज, आपको कुछ भी याद नहीं होगा, और क्या नाम है आपको सारी जो चीजें हैं डेट वगैरह याद रखने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज का, एक विश्वास जगा के चलना है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, सिंगल क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो भाई आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई पाबंदी नहीं कि भाई आप यहीं पे पढ़े, बहुत सारे चैनल है, हमने तो अभी अपना नया, हमारे पहले बहुत सारे मार्केट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम अपना बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो चीज हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। से बच्चों को, स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया जाता है, अलग अलग कोर्स आते हैं, तो हम उन्हीं चीजों से हटकर एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं बड़ी ईमानदारी करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में कि जन्म इसका हुआ था 1837 और मृत्यु कब हुई थी इसकी 1914 को। देखो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है, ये क्या हुए हैं, ये एक कवि हुए हैं। एक उपाधि और बता देता हूं क्योंकि अब अपने पास से टाइम थोड़ा कम बचा है, तो अब इसको थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। इसको मिली थी क्या नाम, उलेमा की, शमसुल उलेमा की उपाधि, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको शमसुल उलेमा की उपाधि मिली थी, और ये उपाधि इसको दी जाती है 1904 में, और इसको उपाधि कौन प्रदान करते हैं, अंग्रेज प्रदान करते हैं। ये मत सोचना कि भाई सर काटने लगे, क्योंकि अगली क्लास में चीजें फिर आएंगी, हम प्रीवियस ईयर रिवीजन चीजें कर रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने दूंगा मैं आपका। चलिए आगे, निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। ओहो, ये तो अपने उदय भानु हंस ही तो हैं राज्य कवि, ठीक है, उदय भानु हंस। अब बात आती है कि जी उदय भानु हंस का जन्म कब हुआ, बड़ा कंफ्यूज करता है ना। इसका जन्म हुआ था 1926 में, मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में जन्मे थे ये।
उसके बाद उदय भानु हंस की जी मृत्यु कब हुई? मृत्यु तो बड़ी आसान है जी, 2019 में मृत्यु हो गई इसकी, और मृत्यु लाजपत नगर हिसार में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, किसकी? उदय भानु हंस की। अब उदय भानु हंस कौन थे? तो आपने सुना होगा देशम देश हरियाणा। क्या सुना होगा आपने? देशम देश हरियाणा। ये जो उपन्यास है ये उदय भानु हंस का ही तो है, देशम देश हरियाणा। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी उपन्यास हैं, जैसे कि हंस मुक्तावली। क्या? हंस मुक्तावली किसका उपन्यास है? उदय भानु हंस का। इसके अलावा एक संत सिपाही, क्या एक आता हमारे पास संत सिपाही, किसका उपन्यास है? उदय भानु हंस का। और एक आता हमारे पास क्या? शंख शहनाई, किसका उपन्यास है? उदय भानु हंस का। अब देखो उदय भानु हंस कौन थे? ये हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे, और इसने बहुत सारी जो हमारी उर्दू की रुबैया हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और जब इन्होंने हमारी उर्दू रुबैयों का हिंदी में अनुवाद किया तो उदय भानु हंस को एक उपाधि दे दी जाती है रुबई सम्राट की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा में रुबई सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? उदय भानु हंस को रुबई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण कार्य किया तो सरकार ने इसको सम्मान देना शुरू किया, और इसको सम्मान दिया सूर्य सम्मान, जो कि दिया गया इसको 2006 में। फिर एक सम्मान दिया हरियाणा साहित्य पुरस्कार, और इसको हरियाणा साहित्यिक जो पुरस्कार दिया गया था वो 2009 में दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। अब इतना ही नहीं था, इस व्यक्ति की जो पॉपुलैरिटी थी वो उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसको एक पुरस्कार दिया, और वो पुरस्कार कौन सा था? तो वो पुरस्कार था निराला पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? निराला पुरस्कार है, इसको मिला उत्तर प्रदेश की सरकार से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको निराला पुरस्कार उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों दिया? तो भाई इसने एक रचना लिखी थी, और वो रचना थी कौन सी? संत सिपाही। इस संत सिपाही रचना के लिए यूपी की सरकार ने दे दिया इसको निराला पुरस्कार। अब बात होती है संत सिपाही में ऐसा क्या था? तो ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद के ऊपर आधारित थी। किसके ऊपर? गुरु गोविंद के ऊपर आधारित थी। और जब आपने इतना पढ़ लिया, पढ़ने के कुछ दिन बाद कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज क्या हो जाएगा? तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। और भाई आपकी एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने कमेंट पढ़े थे आपके। ठीक है, जो भी आप कमेंट करते हो, चाहे वो फिर लाइव में कमेंट हो, चाहे फिर आपके ऑफलाइन के कमेंट हो, जब भी मैं फ्री रहता हूं तो आपके सारे के सारे मैं कमेंट है उसको पढ़ने की कोशिश करता हूं, और तकरीबन जिसके आंसर देने होते हैं तो मैं तकरीबन के आंसर भी देता हूं। तो एक कमेंट ये आ रहा था, इस शरीर को हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन नोट्स कहां से मिलेंगे? ठीक है, तो जल्दी ही आने वाले 2 से 4 दिन में उसका भी मैं कोई ना कोई समाधान निकाल दूंगा, और 2-4 दिन में मैं आपको बता दूंगा कि इनके जो नोट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड होंगे। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि भाई संत सिपाही जो पत्रिका है ना, इसका उपन्यास है, ये जो संत सिपाही उपन्यास है ये किसके ऊपर आधारित था? गुरु गोविंद। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु। समझ गए? किसका था संत सिपाही? उदय भानु हंस का। लेकिन एक और थे जो हरियाणा के दूसरे राज्य कवि थे। ठीक है, दूसरे राज्य कवि थे, समझ गए? और वो दूसरे राज्य कवि क्या थे? वो दूसरे राज्य कवि थे, उनका नाम था खुशीराम शर्मा। कौन थे? खुशीराम शर्मा। अब इसको मैंने बीच में क्यों घुसेड़ दिया? तो आप इतने दिन से अगर कंटिन्यू मेरी क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता है कि वाहियात की जो बातें हैं वो मैं कभी भी बीच में नहीं लेके आता। ठीक है, अब देखो खुशीराम जो शर्मा थे ना, उसने लिखा था गुरु गोविंद। क्या लिखा था? गुरु गोविंद। डाउट क्लियर हो गया? संत सिपाही गुरु गोविंद पे आधारित उदय भानु हंस की, और गुरु गोविंद जो उपन्यास है वो खुशीराम शर्मा का था। और इसके अलावा और इसकी जब बात हो ही गई तो आप युद्ध चरित्र की बात कर लो, और किसकी बात कर लो? राणा निमंत्रण की। ये किसके थे? ये थे किसके? खुशीराम शर्मा, जो कि हरियाणा के दूसरे राज्य कवि हुए हैं हिंदी भाषा के। अब उर्दू भाषा का हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, ये भी तो पेपर में आ सकता है कि भाई जो उर्दू भाषा है, इस उर्दू भाषा के हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे उनका नाम क्या रहेगा? अनूपचंद आफ्ताब। क्या रहेगा? अनूपचंद आफ्ताब। ये हरियाणा में क्या रहे हैं? उर्दू भाषा के प्रथम राज्य कवि। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर उदय भानु हंस होगा। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ये कहां पर रहेगा? तो भाई आज के लिए बहुत रहेगा, अगली क्लास में कर लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि टाइम काफी हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया हमें। तो आज की सबसे मेरे ख्याल से 16 के 16 प्रैक्टिस सेट थे, उनसे लंबी क्लास आज की रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपना जो प्यार है वो अपने चैनल पे बनाए रखें।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ रहे तो जिस दिन आपका सीईटी ग्रुप डी का पेपर होगा, हरियाणा जीके से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विद करंट अफेयर में आप टेंट देने की कोशिश करूंगा। और हरियाणा जीके तो एक शुरुआत अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी ही बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे लेके आएंगे। और हर चीज में जो भी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ऑडियो की समस्या या वीडियो की समस्या है, तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी बहुत बेहतर तरीके से को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। और जो बखूबी आप लोग हम दे भी रहे हो, जितने के हम काबिल है उससे ज्यादा ही आपने हमें देने की क्या की है, कोशिश की है। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।